Class 10 students, welcome to you. Today I am going to start civics chapter number 2, federalism. I have already learned the chapter number 1, that is power sharing, and revision also. Now this is the second chapter, that is federalism. First of all, we should know what is federalism. Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Both these levels of government enjoys their power independent of each other. तो जैसा कि फेडरलिज्म का मतलब ये होता है संघवाद। संघवाद शासन का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें शासन शक्ति का विभाजन, बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी शक्ति का स्वतंत्रता पूर्वक उसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, USA and India, there are specific jurisdiction specified by the constitution to each levels of the government. उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत, इंडिया, इन दोनों देशों में फेडरलिज्म वहाँ के संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का वो स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि दो तरह की सरकारें जो होती हैं, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में की जो विशेषता है, देयर आर 2 मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, power divided between central authority and various constituent unit of the country at different levels of enjoys power independently। जैसा कि हम इसकी मुख्य बातों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होता है जो एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, एटलीस्ट 2 गवर्नमेंट होता है, और पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में बटा हुआ होता है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बटा होता है। और जो डिफरेंट लेवल्स की जो सरकार हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करती हैं स्वतंत्रता पूर्वक, जबकि ठीक विपरीत यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है एकात्मक सरकार, जहाँ की एक तरह की सरकार हो, एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, पावर का डिवीजन यहाँ नहीं होता, और सब यूनिट्स जो उसके छोटे रूप होते हैं या सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट वहाँ कहा जाता है, छोटे छोटे अधीनस्थ सरकारें वहाँ अपने पावर का इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से ये फेडरलिज्म का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सरकार जहां शक्ति का विभाजन हो, पूरी तरह स्वतंत्रता पूर्वक हो, और ये शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार के मध्य बटा होता है। नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वन ऑफ द मेन चेंजेस that had been made in Belgium's constitution was reducing the powers of the central government taken from the central or center. These power was given to regional governments even before these regional governments were in existence in Belgium. Their rights and roles were defined, but the rights were provided to them by the center. Center could take them back whenever it desired. So
after some amendments were made in the Constitution of Belgium in 1993. The regional governments were given some constitutional rights. Now the regional governments were not dependent on the centers for those rights. Thus, Belgians adopted the federal system of the government in place of unitary system. तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग में पढ़ा था, वहाँ दो देशों का स्टडी पढ़ा था, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम की सरकार ने वहाँ अपने शासन प्रणाली में बहुत सारा चेंजेज लाया। वहाँ के संविधान के संशोधन करने के बाद शासन की शक्तियों को डिफरेंट लेवल्स में वो बांटा और उसका वहाँ के जो बेल्जियम का संविधान था वो अपने संविधान में संशोधन करके शासन की शक्तियों को बिल्कुल स्वतंत्र पूर्वक सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में बांट दिया गया। संवैधानिक व्यवस्था के वजह से वहाँ शासन की शक्तियों का बंटवारा वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में बंट गए और बेल्जियम की सरकार ने वहाँ के नागरिकों के लिए अधिकारों को पूरी तरह से डिफाइन किया। किस तरह के अधिकार नागरिकों को दिए जाएंगे उसका स्पष्ट विवरण किया। और जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ऐसी व्यवस्था रखी गई कि जब भी ज़रूरत पड़े तो संविधान का संशोधन करके वहाँ अपने हिसाब से अधिकारों को जोड़ा जाए, घटाया जाए। और इन्हीं सारी बातों को लेकर 1993 में बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान को संशोधन करके वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिस्क्राइब किया। अब रीजनल गवर्नमेंट जो था, वहाँ की जो क्षेत्रीय सरकार थी, वो अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंट करवाने में पूरी तरह से स्वतंत्र थी। और इस तरह से हमने देखा कि बेल्जियम की सरकार ने वहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। वहाँ यूनिटी सिस्टम के बजाय फेडरल सिस्टम को ही वहाँ लागू किया गया। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं श्रीलंका में, इन श्रीलंका द यूनिटी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस practically. So all the rights of functioning of the government rest with the center, but the Tamil leaders in Sri Lanka wanted that the federal system of government should function in real sense these. तो दूसरी तरफ श्रीलंका में हम लोग देखते हैं कि वहाँ की सरकार एकात्मक सरकार बनी रही। शासन की सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में रही और सारे अधिकार वो खुद से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सारे अधिकारों को लेकर वो शासन करती रही। लेकिन तमिल नेताओं की ये चाहत थी, उनकी वो चाहते थे कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को स्वतंत्र पूर्वक अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार मिले और अधिकारों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था बेल्जियम सिस्टम और श्रीलंकन सिस्टम में अंतर। ये हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम सिस्टम ने फेडरलिज्म को अपनाकर वहाँ के शासन व्यवस्था को बहुत ही तरीके से अरेंजमेंट किया, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका में पावर का शेयरिंग सही ढंग से नहीं होने के कारण वहाँ अंत में सिविल वार भी हुआ जिसको लोगों ने देखा। तो इन दो केसेस के को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन अ फेडरल सिस्टम द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी संघ सरकार, ये फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, संघीय शासन। संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति का बंटवारा सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके
विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में किया जाता है। और यूजुअली इन फेडरलिज्म देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पर संघीय शासन में या फेडरलिज्म में 2 तरह की सरकारें होती हैं। वन ऑफ दीज अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री that is responsible for the matters of national importance. Besides it, there are states or regional governments that look after the day-to-day matters of administration. These governments of both the levels function independently at their own levels. In his way, a federal system of government is totally in the contrast to the unity system. In unity system, there is only one level of the government and all the units work as a subordinate to it. In unity system, the central can direct the state governments to act as a commanded, but a federal system, the central cannot dictate anything. The state government have their own powers, and for them they are not answerable to the center. Both these governments are answerable to the public at their own levels. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो होता है वहाँ 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार जिसको जनरल गवर्नमेंट कहा जाता है और जिसे हम भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पूरे देश पर शासन चलाती है। उसकी शासन व्यवस्था पूरे देश पर चलता है और वो नेशनल इम्पोर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उस पर वो कानून बनाने का अधिकार उसको है और शासन करने का उसको अधिकार है। इसके अलावे दूसरी सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट, कहीं उसे राज्य सरकार कहा जाता है, कहीं उसे क्षेत्रीय सरकार कही जाती हैं। ये राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार की जिम्मे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उस पर होती है या दैनिक प्रशासन में उसकी भूमिका होती है। ऐसी सरकारें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, वो अपने शक्ति का जो इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से करती है। दोनों के पावर बांट दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, दोनों एक दूसरे पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोनों अपने अपने पावर का इस्तेमाल स्वतंत्रतापूर्वक कर सकती है। फेडरल सिस्टम में वो ये व्यवस्था होती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संविधान में दिए गए अधिकारों को ही वो अपनी सुचारू रूप से चलाती है। जबकि दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पहले बताया कि सरकार एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे यूनिटी सिस्टम कहते हैं, यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसे एकात्मक शासन व्यवस्था कही जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन केवल एक ही लेवल का होता है। एक तरह की सरकारें होती हैं जो कि सारे देश पर, पूरे देश पर एक तरह की उसकी प्रशासन होती है और उसके अंदर कुछ सबऑर्डिनेट संस्थाएं होती हैं, कुछ अधीनस्थ संस्थाएं होती हैं, उस पर भी वो एक ही तरह की सरकारें जो है वो शासन चलाती हैं। और यूनिटी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो अपने अधीनस्थ सरकारों को डिक्टेट करती है, डायरेक्ट करती है, वो अपने शासन को वो निर्देशित करती है, कमांड करती है और इस तरह से वो शासन चलाती है। यानी केंद्र की सरकार सर्वे सर्वा होती है। एकात्मक सरकार में केवल एक सरकारें होती हैं, वन लेवल गवर्नमेंट होता है और उसी की दबदबा पूरे देश भर में होती है, उसकी अधीनस्थ सरकारों में होती है। जबकि फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को न डिक्टेट कर सकती है, न डायरेक्ट कर सकती है। दोनों के शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संविधान में क्लियरली डिस्क्राइब है कि कौन सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कौन सा पावर स्टेट गवर्नमेंट का होगा और कौन से पावर रीजनल गवर्नमेंट को होंगे। इस तरह से ये यहाँ की सरकारें, अलग अलग सरकारें जो हैं, 2 लेवल की सरकारें, वो अपने पावर का इस्तेमाल करती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स, अपना पावर होता है, अपनी शक्तियाँ होती हैं और वो केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेवार ना होकर, जवाबदेह ना होकर जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
और ये जो है, क्योंकि ऐसी सरकार का निर्माण जनता के द्वारा होता है, जनता ही उसको अपने मताधिकार के आधार पर सरकार को चुनती है, इसलिए ऐसी सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता को बताना होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस चैप्टर के माध्यम से सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देखा कि ये फेडरलिज़म होता क्या है और वो किस तरह की सरकारें होती हैं। अब हम लोग लगातार इसकी डिटेल पार्ट्स पढ़ते चले जाएंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे डिटेल्स देखते ही जाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। टिल देन, थैंक यू।